स्वीकृत कीजिए। तेज श्रीवास्तव का बहुत स्वागत है आपका सेक्शनम एचवर्स की क्लास में। सिंथेसिस की सीरीज चल रही है, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और पिछली क्लासेस में हमने बात कर ली थी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को भी समाप्त कर लिया था हम लोगों ने। और उसके बाद जो आज बात होनी है वो जिसका आप सब लोगों को बहुत इंतज़ार था, यानी हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के कन्वर्जन का क्लास समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि सिंथेसिस अपनी समाप्ति की ओर है और जो कंपैरिजन हम सब लोग सीखते आए हैं, इतने दिन से तैयारियां चल रही थी जिस कंपैरिजन की, आज उस कंपैरिजन को देखना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को समझना है बहुत अच्छे तरीके से और उसको अपने एग्जाम्पल्स में अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ करने वाले हैं और ये बहुत आवश्यक है कि आप सभी लोग इतनी तैयारी करने के बाद, सारे क्लॉजेस पढ़ने के बाद, अच्छे तरीके से जो है सारे पार्ट्स देखने के बाद, उसके बाद अब इस क्लास को लेने जा रहे हैं। तो कंपैरिजन को करते हुए, मतलब सभी जो क्लॉजेस हैं उनको देखते हुए, और साथ ही साथ जब हम कन्वर्जन करेंगे, जब हम परिवर्तन करेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को, उसको भी बहुत ध्यान से हमें देखना है। तो हमारी क्लास अच्छे से रेडी हो और सबसे अच्छी चीज़ है कि हम खुद अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि अब कन्वर्जन होते ही आपका सिंथेसिस टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। बोर्ड की जो लास्ट सिंथेसिस की सीरीज़ है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स के, वो अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है हमारा कन्वर्जन, देखिएगा ध्यान से। हेडिंग पड़ी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलना, चेंज करना। ठीक है, और किसको चेंज करना है? सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो क्या लिखा हुआ है, एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी गई है आपको, देख लीजिएगा। अ सिंपल सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, एक सिंपल सेंटेंस को बदला जा सकता है इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बाय यूजिंग अ डिपेंडेंट क्लॉज या विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। कहने का मतलब है हम एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। किसकी सहायता से बदल सकते हैं? तो हम एक डिपेंडेंट क्लॉज की सहायता से अपने सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा आपने की। सारी क्लासेस, दरअसल जब कंपाउंड समाप्त हुआ था उसके बाद सारी क्लासेस डिपेंडेंट क्लॉज पर ही चल रही थी। और जितने भी क्लॉज आपने देखे, पहली बात सबसे अच्छी चीज़ हमने सीखी जो कि डिपेंडेंट क्लॉज को ही सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। और उसी क्लॉज के जो मेन उदाहरण के टाइप्स हैं, कह सकते हैं, उदाहरण नहीं कहेंगे, एग्जाम्पल्स नहीं कहेंगे, बल्कि टाइप कहा जाएगा। जो टाइप्स हैं, नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। इन सब के टाइप्स को भी देखा आप लोगों ने। केवल एडजेक्टिव क्लॉज को छोड़ दीजिए तो नाउन और एडवर्ब दोनों में ही आपको जो उसके टाइप्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। नाउन एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी थी। और उसके बाद एडजेक्टिव को पढ़ा था जिसके टाइप्स नहीं थे, और उसके बाद आपने पढ़ा एडवर्ब क्लॉज को, और एडवर्ब क्लॉज में हमने 8 टाइप्स देखे, और 8th टाइप में हमने उसके भी 2 टाइप देखे थे, अगर आपको याद हो तो, कंपैरिजन ऑफ मैनर, और दूसरा हमने देखा था कंपैरिजन ऑफ, जल्दी बताइए, डिग्री। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने देखी थी। ठीक, तो सारी चीज़ें, ये बात वहाँ तक समाप्त होने के बाद अब कन्वर्जन पर चल रही है। कन्वर्जन होगा यानी बदला जाएगा। सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, और कैसे चेंज करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, सारी बातें आप जान चुके हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को ही मिलाकर सारी चीज़ें हमने डिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत देखी थी, तो उन्हीं का यूज़ होना है। ठीक है, और सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो बिल्कुल एकदम रूल वाइज हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सारी चीज़ें आप जो है अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। सभी चीज़ें आप नोट करते रहेंगे अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ, और यहाँ हम इसको समझाते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि डिपेंडेंट क्लॉज की सहायता से अपने सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदला जा सकता है। एक चीज़ जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं, तो मुझे बताइए, क्या नाउन क्लॉज सारे डिपेंडेंट क्लॉज हैं ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं? क्या सारे एडजेक्टिव क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं? और एडवर्ब क्लॉज भी सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज हैं या नहीं? अलग अलग परिस्थितियों में ये सारी बातें एक साथ आती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हम अपने टॉपिक्स में इन्हें क्या मान रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज।
तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें अपने सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स चेंज करना हो तो हम नाउन की सहायता ले सकते हैं, एडजेक्टिव की सहायता ले सकते हैं और एडवर्ब की सहायता ले सकते हैं, और धीरे धीरे हमारा सेंटेंस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो अब हम उसी कन्वर्जन के पहले टाइप पर चल रहे हैं। पहले हम नाउन के सारे जो टाइप्स हैं उनके द्वारा हम अपने सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम एक अन्य एग्जाम्पल पे चलेंगे जो हमें यहाँ पर आज की क्लास में करने हैं। संभवतः यह आपकी लास्ट क्लास होगी जहाँ तक अच्छे से अगर हम आज इस सारी क्लास में, आज की क्लास में अगर हमने बातें कर ली सारी, तो निश्चित रूप से आपकी लास्ट क्लास सिंथेसिस को लेकर होने वाली है। तो अब शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग अ नाउन क्लॉज, यानी नाउन क्लॉज की सहायता से हम अपने सिंपल सेंटेंस को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में। तो देखिए लिखा हुआ है पहला एग्जाम्पल, मीता टोल्ड हिम, मीता ने उसे बताया द ट्रुथ, क्या बताया, सच्चाई बताई। अच्छा, कितने लोगों को ये याद है जब हमने नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ाया था, और नाउन क्लॉज के बारे में एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट और एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, हमने आपको एक चीज़ बताई थी, आप जिस स्लॉट में से वो फ्रेज उठा लेंगे या जो भी फ्रेज जहाँ भी रखा होगा, अगर आप उस स्लॉट में से हटा लेंगे तो जो स्लॉट खाली हो जाएगा दरअसल वही हमारा नाउन क्लॉज होगा। जैसे आपने, घबराना नहीं, सिंपल भाषा में समझो, जैसे आपने नाउन क्लॉज से कोई सेंटेंस बनाया है, ठीक, और नाउन क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट वाला स्थान है वहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज का यूज़ कर लिया, यानी नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया। अब हुआ क्या, जो नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट आपने देखा वो स्लॉट वहाँ से खाली हो गया, ठीक, और जो स्लॉट खाली हुआ उसको हमने नाम दे दिया एज अ ऑब्जेक्ट। ऐसे हमने सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ किया तो सब्जेक्ट का स्थान खाली हो गया और उस स्थान को हमने नाम दे दिया एज अ सब्जेक्ट। ऐसे कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो जैसे जैसे हम अपना एग्जाम्पल देखते जाएंगे वैसे वैसे हम ये चीज़ें समझते चले जाएंगे। अगर आप लोगों ने नाउन क्लॉज को अच्छे से नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आज की क्लास संभवतः आपकी लास्ट क्लास होगी, और अगर उसमें एग्जाम्पल्स बच जाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अच्छे से, बहुत तल्लीनता से वीडियो को देखिएगा। और दूसरी चीज़ है कि जब अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं नाउन क्लॉज या रिलेट या एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज से संबंधित, तो सारे प्लीज़ आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट पर आइएगा, ठीक है, वरना बातें आपको समझ में नहीं आने की संभावना है, ठीक। हम ये कहेंगे कि नहीं फिर भी समझ में आएंगी तो दरअसल ये आपसे बेईमानी होगी और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ अन्याय हो, ठीक। तो देख लीजिए, तो मीता टोल्ड हिम, मीता ने उसे बताया द ट्रुथ, सच्चाई बताई, मीता ने उसे सच्चाई बताई। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैंने इसको नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करके हमें अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें इसने बांट देना है। थोड़ा सा याद करो, ये अगर सिंपल सेंटेंस है, अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी। चेक करो, एक है, हाँ एक है, ठीक, एक फाइनाइट वर्ब मिल गई, निश्चित रूप से आपका ये सिंपल सेंटेंस आने लगता है। अब देखना ध्यान से, आंसर में हमने इसको कैसे किया है, हमने द ट्रुथ वाले भाग को जो है खाली किया है। खाली करने का मतलब समझते हो, इस स्लॉट में से ऑब्जेक्ट वाले स्थान में से हमने क्या बनाया है, हमने इसको फ्रेज बनाया है। और दरअसल फ्रेज भी कह सकते हैं, लेकिन हमने फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज में जाके कहेंगे तो वो अलग हो जाएगा। हमें कहना चाहिए कि नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट आपने इसको बनाया है। और कैसे बनाया है देखिए ध्यान से, मीता ने उसे बताया, ठीक है, तो किसने किसको बताया ये अलग बात हो जाएगी। और यहाँ से द ट्रुथ जो है ये हमने दो भागों में तोड़ लिया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर पैसिव वॉइस का अगर आप ज्ञान रखते हैं, और नहीं तो हम सारी चर्चाएं ट्रांसफॉर्मेशन में अगली वीडियोस में जो इसके बाद की सीरीज चलेगी समय मिलते ही उसमें तो करेंगे ही, लेकिन आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप थोड़ी सी बहुत चीज़ें जान लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मीता, मीता ने सच्चाई बताई है, तो मीता सब्जेक्ट हो गया। थोड़ा सा घना लिखा हुआ है, इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि जब पेन मैं वहाँ पर लिखता हूँ पेन से तो आप उसको देखते रहिए ध्यान से, वरना आप गड़बड़ कर देंगे। तो मीता सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का एस लिखा हुआ है, और ये सब जानते हैं टोल्ड हमारी वर्ब है। कौन सी वर्ब है, तो मेन वर्ब है, ठीक। ऐसे ही ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हिम, मीता ने उसे बताया, मीता ने किसे बताया। देखिए क्या और किसका अगर उत्तर आपको अपने सेंटेंस में मिल रहा है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, थोड़ा सा हम गहन चर्चा आज करने वाले हैं। अगर थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई और सारी चीज़ें नहीं हो पाई तो हम एक और वीडियो कर सकते हैं, इसके ऊपर एक और क्लास ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत ध्यान से समझाना जरूरी है, क्योंकि सारी वीडियोस जो है एक दिन में समाप्त हो जाएं या सारी क्लासेस एक दिन में समाप्त हो जाए, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। समय का ध्यान रखते हुए और उसके बाद हमें एक एक चीज़ आपको गहराई से समझानी है।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम खाली कर लें तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, थोड़ी सी जगह में। ऑब्जेक्ट बेटा दो टाइप के होते हैं, 1 2। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डीओ आई डी ओ, ठीक है, चीज़ ध्यान रखना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या का उत्तर होता है, ठीक है, क्या व्हाट का उत्तर होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका, ठीक है, आपको इंग्लिश में बताया तो होम का आंसर होता है। व्हाट और होम के आंसर को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो जो लोग नहीं पहचान पाते थे, या मेरे बाकी सारे विद्वान साथी जो हैं वो तो उनका रिवीजन हो ही जाएगा, और जो नहीं जानते हैं वो देख लें। तो डीओ जो है, डीओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है क्या का उत्तर, और आईडीओ यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है किसका उत्तर। तो व्हाट और होम के आंसर को, व्हाट और होम के आंसर को ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, व्हाट और होम के आंसर को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, व्हाट के आंसर को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और होम के आंसर को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पर इसको खाली कर रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, तो हमने क्या कहा कि अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट बताना है और सामने एक और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अब तो समस्या खड़ी हो गई, दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। तो हमने क्या किया, मीता टोल्ड हिम, मीता ने उसे बताया, किसे बताया, तो किसे, देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, आई ओ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आई ओ लिखा हुआ है, मीता टोल्ड हिम, तो मीता ने किसे बताया, क्या किसका किसे, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, और क्या बताया, तो सच्चाई बताई, ठीक। तो ये क्या का उत्तर है, इसलिए हमने इसको डीओ कह दिया। डीओ यानी परफ्यूम नहीं, सेंट नहीं, डीओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास, ये सेंटेंस जो था दो ऑब्जेक्ट लिए बैठे था। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट वाले स्थान को हमने खाली किया है और उसको हमने अपने क्लॉज में परिवर्तित कर दिया। मीता टोल्ड हिम, मीता ने उसे बताया, क्या बताया, व्हाट वाज ट्रू, जो सत्य था मीता ने उसे बताया। यानी यही तो कहा जा रहा है कि मीता ने उसे सच्चाई बताई, तो मीता ने उसे जो सत्य था वो बताया। तो हमने क्लॉज इसको बनाया है, द ट्रुथ को, और कैसे बनाया है, इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए हमने अपने सेंटेंस में क्लॉज बना लिया, व्हाट वाज ट्रू, तो जो भी सच्चाई थी ये चीज़ बताई गई, किसके द्वारा, मीता के द्वारा उसे बताई गई। तो ये क्लॉज हो गया नाउन क्लॉज द ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाला स्थान आपने खाली कर लिया है। तो ये पहला उदाहरण था, इसलिए आपने बहुत डीपली समझा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनके रेडी हो गया। अच्छा, आपने कहा कि सर हाँ फाइनाइट वर्ब इसमें मिल जाए तो सिंपल है, ठीक है। कंपाउंड की पहचान थी दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट, और कॉम्प्लेक्स की पहचान तो मेरे सभी विद्वान साथी जानते हैं, कॉम्प्लेक्स की पहचान थी एक क्लॉज इंडिपेंडेंट, और हो सकता है एक या एक से अधिक क्लॉज डिपेंडेंट मिल जाएंगे। तो देखो तनिक, मीता ने उसे बताया, ये बात बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कही जा सकती है, ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सारी चीज़ें घनी लिखी हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा पेन पर ध्यान रखिएगा। बाद में आप सभी लोग पॉज करके अपनी क्लास को रोक कर फिर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आईसी लिखा हुआ है, आईसी यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक। मीता टोल्ड हिम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और साथ ही साथ ये जो व्हाट लगा हुआ है, ठीक है, और व्हाट वाज ट्रू, ये जो क्लॉज बना रहा है व्हाट वाज ट्रू, ये क्लॉज बना रहा है डिपेंडेंट क्लॉज। पूछे क्यों, क्योंकि जो सत्य था, अब जो सत्य था ये कोई पूरी बात नहीं है। मैंने आपसे कहा था डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा आधा अधूरा मतलब देते हैं, जबकि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो पूरी बात कहता है। और ध्यान सुनिएगा, सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज जब जुड़ जाते हैं तब वो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मीता टोल्ड हिम ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और व्हाट वाज ट्रू जो सत्य था ये आधी अधूरी बात है, ये तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप मीता टोल्ड हिम इसमें जोड़ेंगे नहीं। जो सत्य था मीता ने उसे बताया, ये बात हो जाएगी आपकी पूरी, और तब इस मिक्सअप को, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के मिक्सअप को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, सेंटेंस कहा जाएगा। क्लियर। अब देखिए पहचान भी हो गई, सर नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज भी हो गया। डिपेंडेंट क्लॉज यानी डीसी, मैंने यहाँ छोटा सा क्या लिखा हुआ है, डीसी, डिपेंडेंट क्लॉज। तो एक डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इस तरीके से हमने सिंपल को कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक, अब बिना किसी देरी के अगर समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप एक प्यारा सा मैसेज दे सकते हैं, और यहाँ पर मुझे बताइएगा कि अगला सेंटेंस आपको समझ में आया है कि नहीं। देखिए अगला सेंटेंस समझाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज थॉट्स, ही रिमेंबर, अब वो याद करता है उसके विचारों को। अब मेरी बात ध्यान सुनना, तो ही रिमेंबर व्हाट ही थॉट,
वो जो याद करता था वो उसको याद करता है। कहने का मतलब उसके विचार जो थे उसको वो याद कर रहा है। कोई व्यक्ति बहुत महान दार्शनिक है या बहुत बड़ा थिंकर है तो उसके विचारों को यदि हम याद कर रहे हैं तो कुछ कुछ ऐसा इसमें बन रहा है। तो मैंने हिज थॉट को यानी ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को, कैसे सर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, तो ये तो सभी विद्वान साथी मेरे जानते होंगे, ही सब्जेक्ट है, रिमेंबर हमारी मेन वर्ब भी है, और साथ ही साथ चूंकि ये रिमेंबर है, अभी वो भी बताएंगे सिंपल के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए मेन वर्ब है और हिज थॉट्स उसके विचार। तो क्या का उत्तर हिज थॉट्स यानी उसके विचार। वह याद करता है, वो क्या याद करता है, वो उसके विचार याद करता है। ठीक है, तो उसके विचार याद करता है तो क्या का उत्तर मिल रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब लिखा जाता है जब सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हों। इसमें केवल एक ही है तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर केवल ओ लिखा है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ सिंपल होने के लिए फाइनाइट वर्ब चाहिए तो क्या है, रिमेंबर हमारी फाइनाइट वर्ब है? यस, हमारी रिमेंबर फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि टेंस बता रही है। ठीक, और चूंकि इसमें रिमेंबर, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो रिमेंबर्स कर लीजिए, ही रिमेंबर्स हिज थॉट, क्योंकि ही और बाकी सारे जो थर्ड पर्सन होते हैं इन सबके साथ हमेशा एस ई एस आई एस का प्रयोग होता है मेन वर्ब में, है ना। अब देखिएगा केवल दे को छोड़कर बाकी ही शी के साथ तो लगता ही है। अब देखिएगा ध्यान से, प्लूरल वाली जितनी भी नंबर्स हैं या प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हैं, हम सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसमें एस ई एस आई एस का प्रयोग नहीं होता, बाकी सिंगुलर में सभी के साथ एस ई एस आई एस का प्रयोग होता है। अब देखते हैं ध्यान से, तो नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ये हमने बना लिया। नेक्स्ट है शी प्रूव्ड हर स्किल्स, उसने अपनी स्किल्स जो हैं उसको प्रूव किया या साबित किया। तो ये सिंपल सेंटेंस है, कैसे पता चला सर, एक फाइनाइट वर्ब है प्रूव्ड और इसको हमें चेंज करना है। अच्छा ऊपर वाले में देख लो इंडिपेंडेंट क्लॉज है या नहीं, चेक करते रहना। ही रिमेंबर, वह याद करता है, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कहा जा सकता है, वो कुछ भी याद करता है उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, और व्हाट ही थॉट, वो क्या सोचते थे, ये सारी चीजें नाउन क्लॉज के अंतर्गत है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है हमारा डीसी, डीसी मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, ही प्रूव्ड, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है और मेन वर्ब भी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में जितनी चीज़ें हैं, बेसिक ग्रामर वो तो आप जानते ही हैं, हम सारी चीज़ें सिंथेसिस में चल रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए शी प्रूव्ड हर स्किल्स, ये सिंपल हो गया। अब हमें कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए और दूसरा हमें डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, तब जाके दोनों क्लॉज मिलकर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेम कर पाते हैं। अब देखिए शी प्रूव्ड, उसने साबित किया। अब उसने कुछ भी साबित किया हो उससे मतलब नहीं होता, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, उसने साबित किया, बस बात खत्म। अब उसने क्या साबित किया है ये बताने के लिए आप किसी चीज़ पर निर्भर थोड़ी ना है, आपने उसने साबित किया, बस उसने क्या साबित किया ये इसमें साउंड नहीं होता। अब क्या लिखा हुआ है, हर स्किल्स, इसको हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट वाले स्लॉट को उठाया, उसने अपनी क्षमताएं, अपनी जो स्किल्स थी वो सारी चीज़ें उसने साबित की। तो दैट शी वाज स्किलफुल, वो स्किलफुल है, वो निपुण है, वो एक्सपर्ट है, इस बात को उसने साबित किया। देखिए कि जब किसी के पास क्षमताएं होंगी, स्किल होगी, तो निश्चित रूप से वो अपनी निपुणता को सिद्ध करेगा ना। तो बस उसने अपनी निपुणता को सिद्ध किया कि वो निपुण है, इस बात को उसने सिद्ध किया। तो यहाँ से हमने दैट से लगाकर ये क्लॉज कैसा बनाया है, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हमारा डीसी, डीसी मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज, और ये दोनों क्लॉज मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम इधर चलते हैं, ये जो हमारे उदाहरण लिखे हुए हैं इन पर हम बात करते हैं। अमित नो, अमित जानता है द रीजन फॉर हिज सक्सेस, उसकी सफलता का कारण जो है वो जानता है। मेरी बात ध्यान सुनना, क्या इसमें एक फाइनाइट वर्ब है? हाँ, एक फाइनाइट वर्ब है। अच्छा ये बात हम बार बार क्यों कह रहे हैं एक फाइनाइट वर्ब है? देखिए सिंपल हम सेंटेंस पहचान पाएं तभी तो हम कॉम्प्लेक्स फ्रेम कर पाएंगे, हम पहचान ही नहीं पाएंगे तो फिर हम कैसे फ्रेम करेंगे, तो समझने वाली बात है ना। तो अमित नो द रीजन फॉर, अब देखिए अमित नो है, अमित हमेशा एक वचन है तो अमित नो नहीं नोज होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अमित नोज द रीजन फॉर हिज सक्सेस, अब अमित नोज द रीजन फॉर हिज सक्सेस, ये जो बात इसमें कही जा रही है, अब यहाँ पर हमने क्या उठाया है कि उसकी सक्सेस का जो रीज़न है वो उसको पता है। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, अब द रीज़न फॉर या ऑफ, इन दोनों में से यूज़ होता है तो फॉर आप हटा लें और रीज़न ऑफ हिज सक्सेस ये ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो अमित नोज व्हाई ही सक्सीड, तो हमने इसको क्या बनाया, हिज सक्सेस को उठाया, इस ऑब्जेक्ट वाले स्थान में से इस चीज़ को उठाया और ऑब्जेक्ट वाले स्थान को हमने किस में, क्लॉज में चेंज कर दिया। व्हाई ही सक्सीड, वह क्यों विजयी हुआ, इस बात को अमित जानता है, इस बात को हमने बता दिया और नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट बता दिया। अब देखिए अमित जानता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, व्हाई ही सक्सीड, वह क्यों सफल हुआ, तो ये क्यों सफल हुआ ये बात
इसका कारण, इसकी चीज़ें। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं रीज़न की बात हुई थी तो हमने वाई से दिखाया। क्यों दिखाया भाई? रीज़न या कारण जो है वो वाई से दिखाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इसको यूज़ कर लिया, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा फ्रेम हो गया। और ये क्लॉज हमेशा जानते हैं हम लोग, क्लॉज जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? डीसी हैं। डीसी मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज हैं। अब अगला देखिए ध्यान से, हिज प्लान्स वर नॉट अप्लाइड। उसके जो प्लान्स थे उसको अप्लाई नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये सिंपल सेंटेंस है। कैसे? अगर हम जान पाए तो फाइनाइट वर्ब हमें वर्क के साथ और अप्लाइड के साथ, ये दोनों चीज़ें हमें क्या बतानी? फाइनाइट वर्ब है। तो हमारा ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या हो गई? बता रही हैं कि हमारे पास सिंपल में केवल एक फाइनाइट वर्ब की मौजूदगी के कारण हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल है। अब हम कैसे से बना रहे हैं? तो हमने पता चला कि इसमें और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको क्लॉज में बदला जा सके। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं नाउन क्लॉज के बारे में हम चल रहे हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। या तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से बना लें, या तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, या तो कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से, या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज के हिसाब से। तो अब हमने कैसे बनाया? देखिए, व्हाट ही प्लान्ड, उसने जो भी प्लान किया था, वॉज नॉट अप्लाइड, उसको लागू नहीं किया गया। अब देखिए व्हाट ही प्लान्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर व्हाट ही प्लान्ड हम कर ही चुके हैं, इसे हमने मान लिया डीसी। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, कोई कसम खा के नहीं बैठे हैं कि पहली जो लाइन होगी उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, दूसरी वाली को हम डीसी कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। डीसी और आईसी आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जैसी सेंटेंस के सेंस या अर्थ के हिसाब से मान्यता होती है वैसे हम काम करते हैं। तो नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर, देखिए जैसा सूटेबल लग रहा था तो हमने सब्जेक्ट के साथ यानी हिज प्लान्स को हमने व्हाट ही प्लान्ड में चेंज कर दिया। जो भी वो सोच रहा था, विचार कर रहा था, उसको लागू नहीं किया गया। अगर हम इस क्लॉज को छिपा दें तो हम यहाँ पर ही लेकर ही वॉज नॉट अप्लाइड। अब देखिए ही वॉज नॉट अप्लाइड कोई चीज़ नहीं होती, या ही वॉज नॉट अप्लाइड कोई बात नहीं हुई कि ही उसको लागू नहीं किया, नहीं, उसके विचारों को लागू नहीं किया गया, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो डीसी, और अगर हम इसके विचार यानी प्लान्स, ही प्लान्ड वाज नॉट, देखिए अब ही प्लान्ड लिखा हुआ है, अगर उसके विचार होते तो हम क्या कर सकते थे? उसके विचार होते तो हम नीचे क्या लिख सकते थे? हिज प्लान्स वर नॉट अप्लाइड। ये वाली बात हो गई। तो हमने जब आधा क्लॉज बदला है और आधे क्लॉज को इंडिपेंडेंटली कहा गया, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे? क्या मानेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये हमारा सिंपल हो गया और ये हमारा कॉम्प्लेक्स। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, ऑल नीड गॉड ब्लेसिंग। अब देखो ऑल, सभी लोग, नीड यानी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? गॉड ब्लेसिंग्स यानी भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, नीड यहाँ पर फाइनाइट वर्ब होने के कारण सिंपल बता रही है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट ऑल नीड, लोग क्या चाहते हैं, और जो चाहते हैं वो भगवान का आशीर्वाद है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब गॉड ब्लेसिंग्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो भगवान का आशीर्वाद है, उसको चाहते हैं। तो एज अ सब्जेक्ट हमने क्या कर लिया कि एज अ सब्जेक्ट यानी ऑल जो बैठे हुए थे सब्जेक्ट के रूप में, व्हाट ऑल नीड, इन सभी चीज़ों को हमने नाउन क्लॉज, ये एनसी का मतलब जान लेना, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया, इज गॉड और ब्लेसिंग्स, ठीक है। व्हाट ऑल नीड, लोग क्या चाहते हैं, तो हमने बोला कि ब्लेसिंग्स चाहते हैं, किसकी? ईश्वर की अनुकंपा चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्लॉज से अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेम कर लिया। और लास्ट वाला देखिएगा उदाहरण क्या लिखा हुआ है, सिमीज बिगेस्ट ड्रीम इज द ड्रीम ऑफ आरबीआई ऑफिसर, ठीक है। सिमीज बिगेस्ट ड्रीम इज द ड्रीम ऑफ आरबीआई ऑफिसर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सिमी का जो सबसे बड़ा सपना है वो ये है कि वो आरबीआई ऑफिसर बनना चाहती हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये सिंपल सेंटेंस है। कैसे? अगर हम इसमें बिगेस्ट डिग्री में ले लें, कंपैरिजन में ये डिग्री लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जब हमने एडवर्ब क्लॉज पढ़ा था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर और एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री उसका यूज किया गया था। अब यहाँ पर एज अ कॉम्प्लीमेंट हमने इसको यूज किया है। तो सिमी बिगेस्ट ड्रीम इज, सिमी का जो सबसे बड़ा सपना है वो है इज दैट, कि वो होना चाहती है, शी माइट बी द आरबीआई ऑफिसर, वो क्या होना चाहती हैं? बन जाती हैं, क्या बनना चाहती हैं? आरबीआई ऑफिसर। तो नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक के रूप में हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। तो द सिमीज बिगेस्ट ड्रीम इज दैट शी माइट बी द आरबीआई ऑफिसर, ये हमने क्या किया? नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से हमने अपने कौन से सेंटेंस को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को मिलाकर हमने क्या बना दिया? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरीके से हमने अपनी बातें जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 बातों पर कर ली, ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में और किसके रूप में? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब एक लास्ट उदाहरण बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। स्क्रीन की जगह छोटी होने के कारण मैं उसको अब अगली स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अगले बचे हुए प्रीपोजिशनल फ्रेज के जो एग्जाम्पल्स है उनको। चलते हैं बिना किसी देरी के प्रीपोजिशनल फ्रेज के एग्जाम्पल्स पर। इसमें क्या है देखिएगा ध्यान से, ही मस्ट ओबे टू हिज पेरेंट्स वर्ड, ठीक है। अब इसमें
हमें ये देखना है कि हमारी फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल है, उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में तोड़कर हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। तो मस्ट ओबे फाइनाइट वर्ब बता रही है, ठीक है, मॉडल के साथ, तो ये हमारी सिंपल सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट ही मस्ट ओबे उसे अवश्य पालन करना चाहिए। तो पता चला यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है और आगे एक फ्रेज जुड़ा हुआ है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना रखा है, अपना क्लॉज बना रखा है। व्हाट द पेरेंट्स सेज, जो भी पेरेंट्स कहते हैं उस पर उसे पालन करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तो नाउन क्लॉज इज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट इसलिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने इसको क्लॉज बनाया और प्रीपोजिशन के साथ लगा हुआ, इसलिए नाउन क्लॉज इज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनके तैयार है। क्लॉज वाली चीज़ें हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, बाकी सारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, इसलिए दोनों सेंटेंस मिक्स होकर क्या बने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे सीमा वाज प्रेज्ड फॉर हर वर्क, सीमा की तारीफ उसके कामों के लिए की गई। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस वाज प्रेज्ड हमारा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जब सिंपल सेंटेंस आ गया तो इसको हमने कैसे बनाया है, थोड़ा ध्यान देंगे। वाज प्रेज्ड हमारी दोनों फाइनाइट वर्ब हो गए। कैसे हमने बनाया, देखिए सीमा वाज प्रेज्ड, ये सीमा उसकी तारीफ की गई। अब देखिए सीमा की तारीफ की गई, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, आईसी। साथ ही साथ यहाँ फॉर प्रीपोजिशन लगा हुआ है और साथ ही साथ हमने क्या किया, हर वर्क्स यानी ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, क्लॉज बना दिया है। जो भी उसने किया उसके लिए उसकी तारीफ की गई, यानी जो भी कार्य उसने किए हैं उसके लिए उसकी तारीफ की गई। यहाँ पर प्रीपोजिशन यानी फॉर के साथ हमने ऑब्जेक्ट के स्थान को क्लॉज बना दिया, इसलिए व्हाट शी हैड डन, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आईसी और डीसी यानी डिपेंडेंट क्लॉज। आप सभी लोग जानते हैं सारे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज सारे क्लॉज डिपेंडेंट होते हैं। तो आईसी और डीसी मिलाकर हमने बना दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, साथ ही साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ, इसलिए नाउन क्लॉज इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट है हमारा कुंज नोज एवरीथिंग, कुंज सब कुछ जानते हैं, अबाउट आवर प्लान्स, हमारे प्लान्स के बारे में, ठीक है, कुंज हमारे प्लान्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो सिंपल सेंटेंस है, क्यों, नोज लगा हुआ, फाइनाइट वर्ब केवल एक है, इसलिए हमने इसको सिंपल माना, कंसीडर किया। साथ ही साथ अब जब चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर अबाउट यानी प्रीपोजिशन दी हुई है। तो देखो कुंज नोज एवरीथिंग, कुंज सब कुछ जानते हैं, तो ये चीज़ हमने क्या किया, आईसी में, आईसी यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डायरेक्टली कही जा सकती, कुंज सब जानता है, ठीक है, कुंज सब जानता है या सब कुछ जानते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत लिखी। लेकिन अबाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और साथ ही साथ अवर प्लान्स यानी हमने जो भी योजनाएं बनाई हैं, ठीक है, तो इसको हमने किस में बदला, क्लॉज में बदला। व्हाट के साथ, व्हाट वी हैव प्लान, यानी जो कुछ हमने प्लान कर रखा है उसके बारे में नोज यानी जानते हैं, कौन जानते हैं, कुंज जानते हैं। तो अबाउट प्रीपोजिशन के साथ हमने अवर प्लान्स यानी ऑब्जेक्ट वाले भाग को किस में चेंज कर दिया, क्लॉज में। तो नाउन क्लॉज एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट वाले प्लान को हमने, ऑब्जेक्ट वाले क्लॉज को हमने बना दिया। तो आईसी और क्लॉज डीसी मिलाकर हमारा मिक्सअप होके क्या बन गया, सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स। और इस तरीके से प्रीपोजिशन के साथ हमने जब अपने सेंटेंस को फ्रेम किया तो प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ भी हमारे तीनों सेंटेंस बन के तैयार हैं। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ नाउन क्लॉज यानी सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ या प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ जैसा आपको सेंटेंस मिलता है वैसे आप उसको फ्रेम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नाउन क्लॉज से किस तरीके से हमें अपने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को बनाना है आप समझ गए होंगे। इसके आगे जब हम अपने रूल में बात करेंगे तो हम चल रहे हैं किसके साथ, तो अब हम जाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज के साथ। और एडजेक्टिव क्लॉज के साथ किस तरीके से हम अपने सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमें अपनी चर्चा करनी है। तो शुरू करते हैं हम अपने एडजेक्टिव क्लॉज को। एडजेक्टिव क्लॉज किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बदल सकते हैं, रेडी हो जाइए, अपनी नोट्स बुक पर नई हेडिंग डाल लीजिए, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो इस तरीके से हम शुरू कर रहे हैं। इसे एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारी नाउन या प्रोनाउन से हमारा संबंध बताता है। थोड़ी देर के लिए अब आप ये सुन लीजिए। एक तरीका ये है कि जैसे हमने आपको एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ाया था तो मैंने वहाँ 3 बातें आपको कही थी। अगर आप सब लोगों को याद हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट अच्छे से कीजिएगा कि हाँ सर याद है वो सारी चीज़ें जो आपने बताई थी। और एक चीज़ और क्या मैंने बताई थी, चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, ठीक। दूसरी पहचान ये थी कि उस नाउन या प्रोनाउन के बाद आने वाला वह एडजेक्टिव क्लॉज उसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। और तीसरी पहचान थी कि अगर हम उस एडजेक्टिव क्लॉज को वहाँ से हटा दें फिर भी हमारा सेंटेंस पूरा रहता है, यानी उसका मीनिंग पूरा रहता है, अर्थ उसका पूरा रहता है। तो ये चीज़ जो है हम अपने सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे वो सारी बातें मैं आपके सामने करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे इसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो हमारे पास एक सेंटेंस आ गया, अपाला लिव्स इन अ वेरी बिग हाउस। अपाला जो है वो बहुत बड़े घर में रहती है। अब चेक कर लो, सिंपल सेंटेंस है, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। लिव्स देखिए यहाँ पर, लिव्स ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, क्लियर। अब
प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चूंकि घना बहुत लिखा होता है बोर्ड पर, इसलिए आप सभी लोग जो है थोड़ा पेन पर ध्यान रखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए क्या लिखा हुआ है। FB का मतलब यहाँ फाइनाइट वर्ब से मेरे विद्वान साथी जानते होंगे। लिखा हुआ है अपाला लिव्स इन अ वेरी बिग हाउस। ये क्या लिखा हुआ है कि अपाला एक बहुत बड़े घर में रहती है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, वेरी और बिग एक साथ यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और वेरी स्मॉल किया सकता है, वेरी और वो एक साथ यूज़ करना ठीक नहीं लगता, तो हम यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। एक बड़े घर में रहती है, ठीक है, इतना ही कहो, ठीक है बस। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अपाला लिव्स इन अ बिग हाउस, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम इसे कहना चाहें तो एडजेक्टिव क्लॉज में वही चीज़ है कि हमारा सेंटेंस का अर्थ पूरा रहेगा। अगर हम उसे हटा भी दें तब भी हम ऐसे बना सकते हैं, वह घर जिसमें अपाला रहती है बहुत बड़ा है, ठीक इस तरीके से, या बड़ा है। तो लिखा हुआ द हाउस, वह घर। अब देखिए यहाँ पर जो द आर्टिकल आता है ये उसी घर के लिए है जिसमें अपाला रहती है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो वह है ये उस घर के लिए आ रहा है जो अपाला से रिलेटेड है। तो द हाउस वेयर अपाला लिव। अब ध्यान सुनना, जहाँ अपाला रहती है, जहाँ के लिए ये प्लेस एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि जगह है ना, घर तो एक जगह है। तो द हाउस वेयर अपाला लिव्स, जहाँ अपाला रहती है वह घर कैसा है, बड़ा है। यानी ये चीज़ हमारी, अगर हम इसको रिमूव कर दें, वेयर अपाला लिव्स, इसको छिपा दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो देखो द हाउस इज बिग, ठीक है, तब भी हमारे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पूरा रहता है। सब में ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पर संभव है उसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। क्या जो हमारा क्लॉज है वो डीसी है, हाँ, बाकी बचा हुआ आईसी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द हाउस इज बिग, घर बड़ा है, ये बात आप ऐसे बोल सकते हैं ना इंडिपेंडेंटली, इसलिए आईसी और डीसी अर्थात इंडिपेंडेंट क्लॉज और डीसी अर्थात डिपेंडेंट क्लॉज को मिलाकर मिक्सअप करके हमने अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फ्रेम कर लिया, ठीक। नेक्स्ट, नीतेश हैज सीन। अब ये फाइनाइट वर्ब है, हम सभी लोग जानते हैं सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगी, नीतेश हैज सीन सोमनाथ टेम्पल। नीतेश ने सोमनाथ टेम्पल देखा है। तो लिखा हुआ है नीतेश हैज सीन द प्लेस वेयर सोमनाथ सिचुएटेड, यानी सोमनाथ जहाँ पर स्थित है या सिचुएटेड है वह जगह नीतेश ने देखी है। अब देखना ध्यान से, आप कहेंगे सर टेम्पल है, टेम्पल जगह का स्थान में आता है, तो हमने इसे कैसे बनाया, देखिए सिंपल सेंटेंस हमारा ये रहा, नीतेश हैज सीन द प्लेस, नीतेश ने जगह देखी है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये तो इंडिपेंडेंटली बोला जा सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ा ना जहाँ सोमनाथ सिचुएटेड है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो हटा दीजिए। अगर हम इसको बोलना चाहें केवल एडजेक्टिव क्लॉज को छोड़कर भी, तब भी इसका वाक्य, इसका अर्थ पूरा रहेगा। तो यहाँ पर हमने आईसी देख लिया, और वेयर सोमनाथ सिचुएटेड यह उस प्लेस से संबंधित है, यानी उस नाउन से संबंधित, देखो प्लेस है ना, प्लेस के लिए वेयर आया हुआ है, हम सभी लोग जानते हैं। जैसे ये द हाउस है, द हाउस के लिए वेयर आया हुआ है, ठीक है। हमने कहा था जिस नाउन या प्रोनाउन के बाद उसे यूज़ किया जाएगा उसके ठीक बाद, उस नाउन प्रोनाउन के ठीक बाद वह क्लॉज आएगा, और देखो वही हो रहा है, ठीक है। नीतेश हैज सीन द प्लेस वेयर सोमनाथ सिचुएटेड, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज होता है डीसी और वो आईसी है, दोनों को मिक्सअप करके हमने अपने एडजेक्टिव क्लॉज को बनाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेम कर लिया। नेक्स्ट है महेश इज द ओनर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। थोड़े बहुत भोले बाबा की बात हो गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देवादिदेव महादेव के बारे में बात की जा रही है, कालों के काल महाकाल महेश, ठीक है, महेश्वर नाथ कह सकते हैं। तो महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश कहे जाते हैं ना शंकर जी, इसलिए। तो महेश इज द ओनर, ओनर मीन्स मालिक, ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जो ओनर है, मालिक है, कर्ता धर्ता है। वो कौन है कर्ता धर्ता? वैसे डिपार्टमेंट जो है पालन पोषण का डिपार्टमेंट विष्णु जी के पास है, लेकिन संहार करता, डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, ये संहार करता का डिपार्टमेंट हमारे महेश अर्थात हमारे शिव जी के पास है। खैर फिर भी वो सारे जहाँ के मालिक हैं, देवादिदेव महादेव। तो लेकिन इसी तरीके से सेंटेंस यहाँ पर प्रेरित है। तो महेश इज द ओनर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, इसको अन्यथा ना ले, इसको रिलीजियस मत लीजिएगा, आपके सेंटेंस में इस तरीके से दे दिया गया है, तो उसको देख कैसे बनाएंगे। तो महेश इज द ओनर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, ये सिंपल हो गया। क्यों? इज हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। नेक्स्ट, महेश इज द पावर। अब देखिए महेश को यहाँ पर कोई आदमी नहीं माना गया है या कोई व्यक्ति नहीं माना गया है, व्यक्ति विशेष नहीं माना गया है, यहाँ पर एक शक्ति माना गया। तो देखिए महेश इज द पावर कहने का मतलब है शिव जी हैं, वो शक्ति हैं, शिव शक्ति स्वरूप हैं, और बिना शक्ति के शिव का कोई स्वरूप नहीं, ठीक, ये भी है। तो द महेश इज द पावर, शिव जो हैं वो शक्ति हैं, ठीक है, ये चीज़ बिना शक्ति के शिव नहीं है, इसलिए। तो महेश इज द पावर, महेश वो शक्ति हैं, वह शक्ति हैं, विच ओन्स, जो ओन्स करती है, यानी जो हक, जो एक तरीके से पूरे पालन कर रही है, या जिस शक्ति के द्वारा पूरे
संसार पर, पूरे ब्रह्मांड पर जो है उसका अधिकार है, एकत्व है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विच ओन्स दिस एंटायर यूनिवर्स, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, ओन करती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अधिकारी है वो चीज़। तो कौन अधिकारी है? वह शक्ति अधिकारी है और उस पूरे ब्रह्मांड की। तो लिखा हुआ है, तो जो द पावर आया है, इस पावर के लिए यहाँ पर विच आया हुआ है। और हमारा जो सेंटेंस है एडजेक्टिव क्लॉज में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी जुड़ जाएगा। तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया ये हमारा डीसी, और महेश इज द पावर, शिव एक शक्ति है। बात तो सही है भाई। तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये बिना निर्भरता की बात बोली जा सकती है, बिना डिपेंडेंसी की बात बोली जा सकती है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार रखती है। तो ये जो की बात कही जा रही है, आधी अधूरी बात कही जा रही है, इसलिए डीसी हुआ। और आईसी और डीसी का मिक्सअप हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। तो आशा करता हूँ इसको भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है ही बॉट, उसने खरीदा अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक बहुत सुंदर पोशाक खरीदी, फॉर हिज चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हिज चाइल्ड, ये हमारा सिंपल सेंटेंस। क्यों? चेक कर लिया करो फाइनाइट वर्ब कितनी है। तो पता चला फाइनाइट वर्ब एक है, बॉट फाइनाइट वर्ब एक है, तो पता चल गया। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ड्रेस है ना, द ड्रेस, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, क्रिकेट किट लिखा हुआ था, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। हाँ, अब देखिएगा ध्यान से, कैसे हमने बनाया इसे, द ड्रेस, वह ड्रेस, दैट ही बॉट फॉर हिज चाइल्ड, जो वह अपने बच्चे के लिए लाया था या खरीदी थी, अपने बच्चे के लिए खरीदी थी, वॉज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से आप वेयर सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड हटा दीजिए, तब भी ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, इसका अर्थ पूरा रहा। महेश इज द पावर, इसका अर्थ पूरा रहा। और अगर मैं ये बीच से दैट ही बॉट फॉर हिज चाइल्ड हटा दूं, तब भी इसका अर्थ पूरा है। द ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल, वो जो पोशाक थी वो बहुत सुंदर थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो द ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल, वो पोशाक बहुत सुंदर थी। और ये चीज़ यहाँ पर जोड़ दी गई एडजेक्टिव के साथ। वो विशेषता क्या थी कि वह पोशाक जो थी वह खरीद कर अपने बच्चे के लिए लाया था। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं होकर डीसी है। डीसी मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये द ड्रेस और वाज ब्यूटीफुल, ये दोनों चीज़ें, प्लीज़ मार्कर के ऊपर ध्यान दीजिए, ये दोनों चीज़ें मिलाकर ये आईसी बन रही हैं। आईसी मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रही, तब जाकर ये हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हुआ। क्लियर है सबको? तो ये चीज़ ध्यान रखना, डीसी और आईसी का जो मेल है वो कॉम्प्लेक्स है, और बीच में हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज से डीसी पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो कहने का मतलब वह ड्रेस जो उसने अपने बच्चे के लिए खरीदी थी सुंदर थी। ये चीज़ इस तरीके से बनाई गई है। ठीक, अगला सेंटेंस यहाँ देख लीजिए, मिस्टर सिंह, बड़े आसान है एडजेक्टिव क्लॉज। मिस्टर सिंह कीप्स हिज क्रेडिट कार्ड इन दिस बैग। तो कहने का मिस्टर सिंह जो हैं वो कीप्स यानी रखते हैं, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है, देखो चेक करो यहाँ पर, हाँ एक है। तो मिस्टर सिंह हिज क्रेडिट, अब कीप्स हिज क्रेडिट कार्ड इन दिस बैग। मिस्टर सिंह जो हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड जो होते हैं वो किस में रखते हैं, वो अपने बैग में रखते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना। तो हमने इसे कैसे बनाया, बड़ा आसान है, दिस इज द बैग, ये वही बैग है, ये वही बैग है वेयर, जहाँ मिस्टर सिंह कीप्स, मिस्टर सिंह रखते हैं हिज क्रेडिट कार्ड्स, उनके क्रेडिट कार्ड को। अब देखना ध्यान से, दिस इज द बैग वेयर मिस्टर सिंह कीप्स हिज क्रेडिट कार्ड। ये दिस इज द बैग, या वही बैग है, ये बात तब तक पूरी नहीं होती जब तक ये ना कही जाए। तो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाकर हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फ्रेम कर दिया। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस में ये चीज़ जो पूछी जा रही है, कही जा रही हैं, वो हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से भी सीखा कि हम अपने सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जिसको आपको सीखना है। तो बेझिझक होकर आराम से जो है एक एक चीज़ नोट करते हुए, हर चीज़ लिखते हुए, समझते हुए, फिर आप आगे की ओर बढ़िए। निश्चित रूप से आप लोगों को फ़ायदा होगा, लाभ होगा इन सारी बातों को। और नोट नहीं करेंगे, केवल देखते जाएंगे, तो वो चीज़ फिर आप एक ना एक दिन हो सकता है वो आपके मन मस्तिष्क से जो है ज़्यादा दिन ठहर ना पाए, उसमें ज़्यादा दिन ठहर ना पाए। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिख रहे हैं तो ये गलत बात है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बिना किसी देरी के अपने एडवर्ब क्लॉज पर। तो हमने नाउन क्लॉज से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीख लिया, हमने एडजेक्टिव क्लॉज से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीख लिया, और अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं भैया, जहाँ पर एडवर्ब क्लॉज है। और एडवर्ब क्लॉज की सहायता से जो है जो चीज़ें हमने सीखी थी पहले उसको हम बताएंगे, उसका रिवीजन होगा, उसके बाद उसके एग्जाम्पल होंगे, और तब कहीं जाकर हमारा जो इतना बड़ा टॉपिक जिसको हमने इतने ढेर सारे पार्ट्स में पढ़ा, डीपली पढ़ा। और एक चीज़ की मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे, जो भी भूल चूक हुई हो उसको आप माफ़ कीजिएगा, मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, अगर इतना
लंबे लंबे क्लास लेने का उद्देश्य बस इतना था कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझाई जा सके। अगर सिर्फ ऊपर ही ऊपर बता दिया जाता तो फिर दिक्कत होती ये कि कल को चीज़ें जब समझ में नहीं आती तो शिक्षणम एजुवर्स का उद्देश्य पूरा नहीं होता। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मेरी तरफ से कोशिश की गई कि लगभग वो सारे पॉइंट आपको पढ़ाए जाएँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आना बहुत कंपलसरी हैं, माने ही जाते हैं कि आने ही हैं। तो वो सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए गए हैं और अब हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर हैं, जिसका नाम है एडवर्ब क्लॉज की सहायता से हम अपने सिंपल सेंटेंस को कैसे कॉम्प्लेक्स चेंज कर सकते हैं, उसको देख लीजिए। एडवर्ब क्लॉज पर, एडवर्ब क्लॉज हमारे टॉपिक का लास्ट टॉपिक होने वाला है और हमारी पूरी सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के बारे में हमने 8 टाइप देखे थे। 8 टाइप की मदद से आपने देखा था किस तरीके से क्लॉज को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में बांटा जाता है। इसी की मदद से हमें सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से नोटबुक, पेन वगैरह रेडी रख के तैयार हो जाओ। और अब हम देखने वाले हैं क्या, एडवर्ब क्लॉज को। एडवर्ब क्लॉज के जो 8 टाइप्स थे उन्हीं पर सारी चर्चा होनी है, चाहे वो टाइम क्लॉज हो, चाहे वो प्लेस क्लॉज हो या कुछ भी हो। इन सारी एग्जाम्पल्स को देख देख कर फिर हमने अब अपना जो सीरीज़ थी वो यहाँ तक हम ले आए हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ अच्छी लग रही होगी कि आज आप इस स्थान पर पहुँच चुके हैं, इस जगह पर आ चुके हैं कि आप लोगों ने एग्जाम्पल्स को कन्वर्जन में देखा। तब आप खुद बताइए कि यदि नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज आपको नहीं बताया जाता तो आप ये सब नहीं जान पाते। और जो चीज़ आपको पहले बता दी गई है, अब उसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या, देखो ध्यान से। पहले हमें चेक करना है कि सिंपल है, उसके बाद हम उसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ये सारे सेंटेंस कैसे हो जाएंगे हमारे? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएंगे। तो ये लास्ट वाला सेंटेंस भी हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इधर देख लीजिए ध्यान से, ये लास्ट वाला सेंटेंस भी हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखना है कि पूरे सेंटेंस में कितने हमने एग्जाम्पल रखे हुए हैं और उसके बाद हम अपनी चीज़ों को बता सकते हैं आपको। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 पे देखते हैं। मोहन वेंट टू हिज रिलेटिव्स हाउस एट 10 PM। मोहन जो है अपने रिश्तेदारों के घर गया, और कितने बजे घर गया है? 10 बजे। ये चीज़ पहले सिंपल वाक्य में कह दी गई। तो हम ये चेक कर लें कि हमारा जो वाक्य है वो सिंपल है। अगर हाँ तो देख लो, सिंपल फाइनाइट वर्ब एक मिलती है और एक फाइनाइट वर्ब हमारे पास वेंट मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाक्य सिंपल है। तो अब हम इसका जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हम अपने टाइम क्लॉज को, क्यों भैया समय दे रखा है ना, समय दिया हो तो टाइम क्लॉज, जगह दी हो तो प्लेस क्लॉज, रीज़न दिया हो, कारण दिया हो तो रीज़न क्लॉज, ठीक है, विरोधाभास दिया हो, कंसेशन या कंट्रास्ट क्लॉज, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो लिखा हुआ है, अब हमने सेंटेंस को कैसे बनाया। इट वॉज 10 PM, 10 बज रहा था, ठीक है, या 10 बजा हुआ था। ये बात हम इंडिपेंडेंटली कह सकते हैं। हाँ सर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन मोहन वेंट टू हिज रिलेटिव, जब मोहन अपने रिश्तेदारों के घर गया तो 10 बजा हुआ था। तो 10 बजा हुआ था, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अगर हम ये डायरेक्ट कहें, जब मोहन अपने रिश्तेदारों के घर गया, तो जब मोहन अपने रिश्तेदारों के घर गया, ये बात अधूरी है जब तक आईसी यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ बोला नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हो गया हमारा डीसी या एसओसी, ठीक है। आज की क्लास में सभी बच्चों को ये पहले से अब खूब अच्छे से रट गया होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज को ही एसओसी यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो सभी लोगों को पहले से पता होगा ये बात, तो बार बार उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती जब एक चीज़ आपको बता दी जा चुकी है, ठीक है। तो इट वॉज 10 PM, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। व्हेन मोहन वेंट टू हिज रिलेटिव्स हाउस, तो जब मोहन अपने रिश्तेदारों के घर गया तो 10 बज रहा था। ये बात आपने आईसी और डीसी मिलाकर क्या फ्रेम कर दिया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कितना आसान है अगर आप लोगों ने वो 8 टाइप्स अच्छे से पढ़े हैं। देखिए, फ्रेम आप तभी कर पाएंगे जब आपने सिंपल कॉम्प्लेक्स बनाने आप चले हैं, लेकिन उससे पहले आपने वो 8 प्रकार एडवर्ब क्लॉज से पढ़े होंगे, तो हमारी ये जो हेडिंग है वो सफल हो जाएगी। वरना अगर आपने वही क्लॉज नहीं पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आप इसको बना नहीं पाएंगे। सिंपल सेंटेंस अचानक आपके सामने कुछ रख दिया जाएगा और आप उसको कैसे बना सकते हैं, कैसे बताएंगे, कैसे संभव हो पाएगा, है ना। तो हमें अगर अपने सेंटेंस को फ्रेम करना है या बनाना है तो सबसे पहले वो चीज़ हमें आनी चाहिए जो चीज़ क्लॉजेस के बारे में हमें बताई गई है। तो अब हम चलते हैं बिना किसी देरी के अपने सेकंड क्लॉज पर। देख लीजिएगा, आई टोल्ड हिम टू स्टे, आई टोल्ड हिम टू स्टे। अब सभी लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई होगी। जब भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो इसे हम क्या बोलते थे? आई मीन्स इन्फिनेटिव। फिर से कह रहा हूँ, आई रिपीट, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव अर्थात
चाहे वो टू इन्फिनेटिव हो, अगर सिंगल फॉर्म लगी हुई है, मेन वर्ब लगी हुई है फर्स्ट फॉर्म और टू नहीं लगा हुआ है तो हम उसको क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। वरना क्या कहेंगे इसको, आई टोल्ड हिम टू स्टे, टू स्टे ये क्या हो गया हमारा इन्फिनेटिव हो गया। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, टू स्टे ठहरने के लिए, आई रिटर्न। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब तक मैं ना आ जाऊं, अब ये कुछ सेंस निकल रहा है, ध्यान से देखना। आई टोल्ड हिम टू स्टे, मैंने उसे ठहरने के लिए कहा, मैंने उसे ठहरने के लिए कहा या बताया, अंटिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। तो एक कंडीशन क्लॉज है, मेरा वापस आना तब तक आप यहाँ रुके रहेंगे, ये कंडीशन है, शर्त है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, कंडीशन यानी शर्तात्मक, आपको पता है ना इफ वगैरह से शुरू थे और साथ ही उसमें अंटिल अनलेस वगैरह आता। तो अंटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे वो यश वाला, यश इज़ वेरी रिच अनलेस ही कैन नॉट बाय दीज प्रोडक्ट्स, तो इसका मतलब ये था जब तक कि यश अमीर नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो इन प्रोडक्ट्स को खरीद नहीं सकता। वो चीज़ आपने जब कंडीशन आपको पढ़ाई गई थी तो आपने वहाँ भी देखा था, ठीक है। तो मेरे बात ध्यान सुनिएगा, आई टोल्ड हिम टू स्टे अंटिल आई रिटर्न्ड, तो जब मैंने उसे ठहरने के लिए कहा, कितने बच्चों को पता है इन्फिनेटिव का मतलब के लिए से था, ना नी ने के लिए। आई टोल्ड हिम टू स्टे, मैंने उसे ठहरने के लिए कहा, अंटिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की सहायता से हमने अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना लिया। क्या हमें अपने सेंटेंस में ऊपर सिंपल में देख लेना, क्या यहाँ हमें फाइनाइट वर्ब मिली है, चेक कर लो ध्यान से, क्योंकि अलग अलग सेंटेंस हैं। फाइनाइट वर्ब एक साथ आई हुई हैं और सिंपल सेंटेंस को इन्होंने फॉर्म किया। दूसरी चीज़, सिंपल सेंटेंस टू कन्वर्ट हो गए हम लोग किसमें, अगर एक तरीके से देखा जाए तो बिना कंजंक्शन के हम लोग इसको बना सकते हैं। कंजंक्शन इसमें यही मानी जाती है, कंजंक्शन बिना कंजंक्शन नहीं कह सकते, कंजंक्शन अंटिल अनलेस यही मानी जाती है। तो ये सारी इफ है, अंटिल है, अनलेस है, ये सारी चीज़ें तो ये कंडीशन क्लॉज की सहायता से आपने बना लिया। नेक्स्ट अगला देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस दिया गया है, डोंट ईट टू मच, लिखा हुआ है डोंट ईट टू मच, ज़्यादा मत खाओ, यू विल बी इल, तुम बीमार हो जाओगे। तो लिखा हुआ इफ यू ईट टू मच, अगर तुम ज्यादा खाओगे, यू विल बी इल, तो ये भी कंडीशन क्लॉज है। अच्छा, ऊपर वाला भी डीसी था और ये वाली बात आईसी थी, ठीक है। मैंने उसे ठहरने के लिए कहा, ये आईसी है, और यहाँ डीसी, डीसी मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज। तो आईसी और डीसी अर्थात इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज मिलकर क्या हो गए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की सहायता से क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है डोंट ईट टू मच, ज्यादा मत खाइए, यू विल बी इल, तुम क्या हो जाओगे, तुम बीमार हो जाओगे। तो इफ यू ईट टू मच, यदि तुम बहुत ज़्यादा खाओगे। अब देखिए ये बात जो कही जा रही है कंडीशन में ही तो है, इफ़ यू ईट टू मच, तुम बहुत ज़्यादा खाओगे, यदि तुम बहुत ज़्यादा खाओगे, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है। यदि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये बात आपको पढ़ाई जा चुकी है कंडीशन क्लॉज में, ठीक है। यदि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इफ़ यू ईट टू मच, कॉमा लगाया, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगाया, यू विल बी इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई क्योंकि तुम बीमार पड़ जाओगे, ये चीज़ हमारी आईसी है, ये डायरेक्ट कहा जा सकता है। और यदि तुम ज़्यादा खाओगे, ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है, ये तब तक डिपेंडेबल है जब तक आगे वाली चीज़ नहीं कही जाती। तो ये आईसी और डीसी मिलकर ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तभी सेंटेंस बनते हैं जब दो क्लॉजेज एक साथ आएंगे, क्योंकि याद रखिएगा क्लॉजेज कभी भी फुल सेंटेंस नहीं होते। फुल सेंटेंस तभी जब उसमें सारे क्लॉजेज की बात एक साथ कही जा सके। नेक्स्ट है यू वर फाइंड, ठीक है, यू वर फाइंड, फाइंड मीन्स जुर्माना लगाना। यू वर फाइंड, यू हैड कॉपीड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये जो बात कही जा रही है सेपरेट सेंटेंस में दो अलग अलग बातें हैं। सेपरेट सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में अलग अलग बातें आपके सामने रख दी गई, अलग अलग सेंटेंस हैं। ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, ठीक है, सेपरेट हैं दोनों। अब एक साथ उन्हें ले आया गया है आपके सामने, कैसे आप उसको मर्ज करके। अब देखिए कई बार सिंपल क्लॉज, अब कई बार सिंपल की कंडीशन अलग अलग लगेंगी। जैसे याद करो कंपाउंड सेंटेंस में भी तो यही होता था, आपको सेपरेट सेंटेंस दो मिलते थे, ठीक, और आप क्या करते थे उसमें कि आपने दो फाइनाइट वर्ब निकाल दी और उसको कंजंक्शन के साथ जोड़ दिया। ये सारी बातें अलग अलग उसमें लिखी जाती थी, तब भी हम यही काम करते थे। और इसमें देखो क्या करना है, तो यह सिंपल सेंटेंस हमारा है, यू वर फाइंड, यू हैड कॉपीड इन द एग्जामिनेशन। कैसे बनाया, यू वर फाइंड, तुम्हें जुर्माना लगाया गया है तुम पर, या तुम्हें फाइन किया गया। किस कारण फाइन किया गया, देखिए फाइन किया गया है तो जिसने फाइन किया है वो है नहीं, सब्जेक्ट की अनुपस्थिति में हम इसे पैसिव वॉइस फॉर्म कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, आईसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ग के साथ कभी आप सोच रहे हो वाज वर्ग के साथ आईएनजी आता है, दरअसल पैसिव वॉइस बना हुआ है, यू वर फाइंड, तो यहाँ पर ये आईसी हो गया, आईसी मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज। और बिकॉज, अब देखिए बिकॉज से रीजन बताया जाता है, बिकॉज यू हैड कॉपीड इन द एग्जामिनेशन, तुमने क्या किया, तुमने एग्जामिनेशन में कॉपी करने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें क्या कर दिया गया, फाइंड कर दिया गया। फाइंड मीन्स तुम पर जुर्माना लगाया गया। तो ये चीज़ हो गई एग्जामिनेशन तक एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और सारे ही क्लॉजेज हमारे क्या होते हैं,
डीसी होते हैं। डीसी मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वेरी इजी। अब बस देख लो, तुम्हारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है और ये एग्जाम्पल, उसके बाद सिंथेसिस की सीरीज समाप्त हो गई। ठीक है। डिस्पाइट माई वार्निंग, मेरी चेतावनी के बावजूद, ठीक, शी वेंट आउट, वह बाहर गई। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। कैसे? डिस्पाइट ये लगा हुआ प्रीपोजिशन, माई वार्निंग ये यहाँ पर जीरन का काम कर रहा है। ठीक है। मेरी चेतावनी, वार्निंग, वार्न मीन्स सावधान करना, तो मेरी चेतावनी के बावजूद भी वह बाहर गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्पाइट और माई वार्निंग ये देखकर एक सेंटेंस सिंपल हो गया। यहाँ पर फाइनाइट वर्ब मिल गई हमें, एक फाइनाइट वर्ब और सिंपल सेंटेंस सिंगल आया हुआ है, कॉमा से फुल स्टॉप से सेपरेट, कॉमा लगा, डिस्पाइट माई वार्निंग मेरी चुनौती के मेरी चेतावनी के बावजूद वह बाहर गई। अब ये हो गया शी वेंट आउट, बाहर, सिंपल सेंटेंस। ऑल्दो यद्यप या हालांकि, आई हैड वार्नड हर मैंने उसे वार्न किया था, आई हैड वार्नड हर मैंने उसे वार्न किया था, शी वेंट आउट वह बाहर चली गई। अब ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। कैसे अलग अलग हुई? ऑल्दो यहाँ पर लिखा हुआ है यद्यपि ये चीज है, और आई हैड वार्नड आउट यद्यपि या हालांकि मैंने उसे वार्न किया था। हैड के साथ हमेशा क्या आती है? हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अब देखना ध्यान से, यहाँ भी फाइनाइट वर्ब और कॉमा लगाया, यहाँ भी फाइनाइट वर्ब, दो फाइनाइट वर्ब हो गई आराम से, और हमने कॉमा लगा के इसको अलग अलग सेपरेट करके अपने सेंटेंस को किस तरीके से जोड़ दिया है? हमने अपने सेंटेंस को जोड़ा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट के माध्यम से। कितने लोगों को पता है ऑल्दो, दो, ये सारे जो शब्द थे ये किस में आते थे? विरोधाभास में, यानी कंट्रास्ट में या कंसेशन में। जब हम काम करते हैं, जैसे हमने कहा था कि यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह नाखुश है, तो यदि दो बातों की भी, देखिए अमीर आदमी नाखुश हो ही नहीं सकता, और जो खुश है अगर मैं कह दूं कि वो गरीब है फिर भी वो खुश है। अब ये भी दोनों बातों का विरोध हो गया, तो दोनों बातें हैं विरोध में, अलग अलग हैं। डिस्पाइट लिखा हुआ है और इसको हमने चेंज कर दिया ऑल्दो में, यद्यपि या हालांकि। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ यानी एडवर्ब क्लॉज में हमने 8 टाइप्स में से किसका यूज़ किया, तो आप सबको बहुत अंदर से आवाज़ आ रही होगी हाँ कि भैया हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट, दो नाम थे ना, कंसेशन विरोधाभास या कंट्रास्ट विरोधाभास, तो दोनों ही चीज़ें जब अलग अलग होती, मैंने उसे वार्न किया, जब मैं वार्न कर चुका हूं तो उसे बाहर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो मेरी चेतावनी के बावजूद वो बाहर गई। अब दोनों बातें बिल्कुल विपरीत हुई हैं, और जब बातें विपरीत होती हैं तो हम कौन सा क्लॉज यूज करते हैं? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट। सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा सेंटेंस फॉर्म हो गया कॉम्प्लेक्स में। क्लियर है सबको? तो हमने किसकी सहायता ली? हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट की सहायता ली और हमने अपना सेंटेंस बना दिया। अब हम नेक्स्ट वाले में चल रहे हैं। देखिए, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू डू एनी वर्क। अब कितने लोगों को पता है? चेहरे पे स्माइल आ गई होगी अगर आप लोगों को पुराना ज्ञान है। टू डू हमारा इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव होने के कारण ये कौन सा इन्फिनेटिव है? टू इन्फिनेटिव है। तो ही इज टू स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ताकतवर है, टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए वो बहुत ताकतवर है, यानी वो इतना ताकतवर है कि वो कोई भी काम कर सकता है। यही तो बनाएंगे सेंटेंस। तो कैसे हमने ही इज सो, यहाँ पर करेंगे स्ट्रॉन्ग को, ही इज सो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन डू एनी वर्क, कहने मतलब वो इतना ताकतवर है, वो बहुत ताकतवर है कि वो किसी भी काम को कर सकता है। वो बहुत ताकतवर है, वह बहुत ताकतवर है कि वो किसी भी काम को कर सकता है। ये चीज हमने रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्यों आएगा भैया? इसलिए रिजल्ट में आएगा क्योंकि उसके ताकतवर होने का प्रभाव या परिणाम ये है कि वो किसी भी काम को कर सकता है। ये बड़ी बात है। तो उसके ताकतवर होने का परिणाम क्या हुआ या प्रभाव क्या हुआ? तो ये रिजल्ट में आएगा। तो हमने किसकी सहायता ली? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट की सहायता ली, और हमने अपने सिंपल सेंटेंस को किसमें फ्रेम कर दिया? कॉम्प्लेक्स में। चेक कर लो। अब अगर कोई भी चीज आप देखोगे तो यहाँ पर इज हमारी फाइनाइट वर्ब एक रही, और बाकी हमने ये टू डू, आप सभी लोग जानते हैं इन्फिनेटिव हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। फिर से आई रिपीट, इन्फिनेटिव हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, ये पता है ना। ये हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, कोई भी टेंस नहीं बताती, ना पर्सन बताती है, ना नंबर बताती है, इसलिए हम इसे क्या मानते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब मानते हैं, एनएफवी। और ही इज टू स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन डू एनी वर्क, ये हमने रीजन बता दिया, ये रिजल्ट बता दिया, रीजन नहीं रिजल्ट बता दिया। तो ही इज टू स्ट्रॉन्ग या सो स्ट्रॉन्ग को हमने चेंज कर दिया कि वो बहुत ताकतवर है कि वो किसी भी काम को कर सकता है। ये चीज हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट की सहायता से अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फ्रेम कर ली। अब अगला देखिए ध्यान से, लास्ट देखिएगा ध्यान से। वी टीच टू एजुकेट यू, हम पढ़ाते हैं आपको शिक्षित करने के लिए। ठीक है, हम पढ़ाते हैं आपको शिक्षित करने के लिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी इन्फिनेटिव होते हैं वो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिए होते हैं। चेक करो, देखो ध्यान से, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई है। इन्फिनेटिव के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि वो इस तरीके से जब सेंटेंस, देखिए सिंपल सेट पेपर जब बनता है तो वो सिंपल ही वाक्य आपको देंगे, ऐसा ही जैसे वी एजुकेट टू यू,
वी टीच टू एजुकेट यू। इस तरीके से हमने सेंटेंस दे दिया। तो जब भी कुछ ऐसे सेट पेपर बनते हैं तो बहुत हल्का वाक्य दिया जाता है, बच्चे आपस में घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि कैसे इसको बनाएं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कैसे बनाना है, लिखा हुआ है टू, ये आपने टू एजुकेट कैसे कर लिया, टू एजुकेट आपने माना है इन्फिनेटिव को, टू एजुकेट ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। और चूंकि हमारी टीच फाइनाइट वर्ब है तो एक ही फाइनाइट वर्ब होने के कारण ये हमारा सेंटेंस सिंपल हो गया। कैसे बनाएंगे, ये भी सेपरेट वाक्य हैं, इनमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब है लेकिन अलग अलग, ये चीज़ ध्यान रखिए, सेपरेशन अलग अलग है, एक वाक्य ऊपर एक वाक्य उसके नेक्स्ट वाली लाइन में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो हमने इसको कैसे बनाया, एक शब्द हमने आपको बताया था ताकि, एक याद रखिए क्लॉज, एक एडवर्ब क्लॉज था, इसका नाम था पर्पस। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस जिससे उद्देश्य बताया जाता है, तो याद रखिए वहां पर ताकि के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू और सो दैट का हमें उपयोग करते थे ताकि के लिए। तो यहाँ पर क्या बताना है कि हम पढ़ाते हैं ताकि आप शिक्षित हो सके। तो इसका मतलब क्या है, वी टीच, हम पढ़ाते हैं, सो दैट यू माइट, सॉरी यू मे एजुकेट, आप शिक्षित हो सके इसलिए हम पढ़ाते हैं। इसलिए या ताकि के लिए हमने शब्द लगाया है सो दैट, और सो दैट से लेकर हमारा एजुकेट तक का सेंटेंस जो है एडवर्ब क्लॉज की सहायता से, और कौन सा एडवर्ब क्लॉज, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस की सहायता से हमने इसे अपने सेंटेंस में फ्रेम कर लिया है और हमारा सेंटेंस बनके तैयार है। किस तरीके से, वी टीच, हम पढ़ाते हैं, सो दैट यू मे एजुकेट, ताकि आप शिक्षित हो सकें, हम पढ़ाते हैं ताकि आप शिक्षित हो सकें। तो ये हमारा जो सिंथेसिस की सीरीज थी इसका लास्ट एग्जाम्पल था, और इस तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलने के बाद भी हमने अपने सेंटेंस को कर लिया है। अपने देखिए पढ़ाई की कभी समाप्ति नहीं होती, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में जो भी सेंटेंसेस आ रहे थे आज हमने उनको पूरी तरीके से कर दिया है समाप्त। ये हमारी तरफ से टॉपिक हो गया एंड। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने इतना धैर्य बांधा और इतने ढेर सारे पार्ट्स में आप लगातार लगे रहे, लगातार आपने इस चीज़ को देखा, समझा, जाना, और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको गहराई से बातें समझ में आई होंगी। इन सब बातों का एक ही उद्देश्य है, जैसे हमारा लास्ट वाला पर्पस क्लॉज था, ऐसे इन सारी क्लासेस का भी एक ही पर्पस है, बहुत सर्वाधिक नंबर, बहुत तो छोड़ ही दीजिए, सर्वाधिक नंबर आप लोगों को सिंथेसिस की इन सीरीज़ों को पढ़ के लाने हैं। ये पहला भी मोटिव यही था और यही आखिरी मोटिव भी है। तो जितनी भी क्लासेस सिंथेसिस की सीरीज़ को लेकर हुई या वाक्य निर्माण की रचना आदि को लेकर हुई, उनमें बहुत सारे जो चीज़ें आपने देखी, अगर हम एक बार अपने पूरे सफ़र को रिवाइंड करें, पीछे की ओर जाएं, बैक टू द क्लासेस जाएं, तो पार्ट 1 से आपने शुरू किया, वहाँ पर सिंथेसिस के इंट्रोडक्शन से लेकर और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लॉजेस आदि पढ़ने के बाद आप सिंथेसिस के सिंपल वाले वाक्यों को आपने पढ़ा, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, कंस्ट्रक्शन, और धीरे धीरे फिर हम कंपाउंड पर आए। कंपाउंड पर आप लोगों ने इतनी ढेर सारी कंजंक्शंस पढ़ी, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और रिलेटिव। उसके बाद फिर जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू हुआ तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। अगर आप लोगों ने इतना धैर्य बांधा, इतने सारे पार्ट्स को लगातार देखा, तो निश्चित रूप से आप लोग शुभकामनाओं के पात्र हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत गहराई से आप अध्ययन इस चीज़ का कर पाए, और यही हमारा उद्देश्य भी था, यही आप फलित भी हुए। तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, नाउन क्लॉज, उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज, फिर एडवर्ब क्लॉज, और फिर नाउन क्लॉज के भी 4 पार्ट्स, फिर एडजेक्टिव क्लॉज के भी, और फिर उसके बाद एडवर्ब क्लॉज के 8 टाइप्स, और 8 टाइप का भी 2 टाइप आप लोगों ने पढ़े, मैनर और डिग्री, जो आपके यहाँ मोस्टली पूछे जाते हैं। और फिर उसके एग्जाम्पल के बाद आज हमने अपनी लास्ट क्लास कर रखी, और लास्ट क्लास में हमने देखा कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन क्या है, किन आधारों पर होता है। तो जब तक हम वो क्लॉजेस नहीं पढ़ते तब तक हमें ये कन्वर्जन समझ में आने वाला नहीं था। तो हमारी और आपकी मेहनत बस सफल हो और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आए। अगर समय मिलता है तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत लंबा टॉपिक, जो इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर की साथ साथ हाई स्कूल की परीक्षाओं में भी, 9th की परीक्षाओं में भी लगातार उसके बहुत सारे बेहतरीन टॉपिक पूछे जाते हैं, उन पर भी हमें बात करनी है, विशेष चर्चा उन पर होनी है। तो समय मिलते ही बहुत जल्दी शिक्षण एजुवर्स आपके सामने फिर उपस्थित होगा, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप सभी लोगों ने जो कार्य किए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखें, उसे समझें, और जो भी आपके मित्र हैं परीक्षा से पहले जैसा हमने वादा आपसे किया था, आज जितनी चीज़ें हैं तो परीक्षाओं से पहले मैंने आपसे कहा था कि सिंथेसिस की सीरीज़ हम ख़त्म करके, समाप्त करके हम आपको बताएंगे। और देखिए आज बहुत समय पर ये सारी चीज़ें समाप्त हुई। तो बहुत लंबा टॉपिक आपने देखा, इसको चलाया और बहुत धैर्य के साथ आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरे धीरे सारी बातें जो
लगातार एक सिरे से जुड़ती चली गई। देखिए एक चीज़ और बता दें सावधानी के लिए, किसी भी पार्ट को बीच से मत देखिएगा। पता चले आप सीधे 12वें पार्ट से जो है वीडियो को रेडी करके देखने लगे, 14th पार्ट आपने देख लिया, फिर अचानक आपने 17th पार्ट देख लिया। देखिए ऐसे अगर आप काम करेंगे तो बातें आपको समझ में आने वाली नहीं है, तो उसके लिए आप लाख प्रयास कर लीजिए, फिर भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ें धैर्यपूर्वक आप लाइन वाइज देखिएगा। जितनी जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, चाहे सिंटैक्स देख रहे हैं, चाहे सिंथेसिस देख रहे हैं, पैसिव देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, लाइन वाइज देखिए, हर एक चीज़ को समझते जाइए और निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। बोर्ड परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे नंबर आप लोगों को लाने हैं, और जिस भी बच्चे के नंबर इन क्लासों को करने के बाद इन्हेंस हों, इंक्रीज़ हों, तो बहुत बहुत शुभकामनाओं भरा एक प्यारा सा मैसेज आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छी प्रयास जो है आपके लिए ला सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। से समय पाते ही ट्रांसफॉर्मेशन की अगली सीरीज़ के साथ बिल्कुल हाजिर हूँगा आपके सामने। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें।